क्या हालचाल है बच्चों? चलिए स्टार्ट करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। कुछ क्वेश्चंस थे थ्योरी कॉपी के, वहाँ से ले लेते हैं। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड देख लें, 3-4 क्वेश्चंस थे, ठीक है, उन्हें करते हैं। आइए, तो हम होमवर्क डिस्कशन से स्टार्ट कर रहे हैं। ये है आपका क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट, ठीक है। 4 क्वेश्चंस थे और बहुत आसान थे। यहां तीनों फिनाइल हैं, तो एक फिनॉल बन जाएगा एज यूजुअल, तीनों सेम है। और साथ में आएगा कार्बोनाइल के लेफ्ट में भी फिनाइल, राइट में भी फिनाइल, बेंजोफिनॉन, ठीक है, बेंजोफिनॉन। सेकंड की बात करें, सेकंड में जरा ध्यान से देखिए, तो जो बेंजाइलिक कार्बन है उस पर एक H भी है, ओके। तो मैं एक एक करके बना देता हूं। ये क्वेश्चन था, यहां मैं क्वेश्चन भी लिख रहा हूं। तो सबसे पहले आपने बनाया होगा ये, सारे लोग देख लें, ये फिनाइल है, आपने ये बनाया होगा, ठीक है। और अब देखें इस कार्बन पर 3 चीजों में 1, 2, 3, तो ये वाला आपका ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड रखता है, तो इस पर आ जाएगा फिनॉल, और बाकी एल्काइल ग्रुप्स का आ जाएगा कीटोन, तो ये होगा साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है। थर्ड में सबसे ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका है? एनिसिल, ये होता है एनिसिल, तो ये आ जाएगा। और फिनाइल का और टॉलिल का कीटोन आ जाएगा, ठीक है, इजीएस्ट। फोर्थ में आएगा फिनॉल और क्या है, ब्यूटेनोन। ये है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड की, बहुत आसान था, देख लें आप, इजी सा सेगमेंट है। तो मेरे भाई होमवर्क है आपका कोल्बे। कोल्बे हमने पढ़ा था, कोल्बे रिएक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, पैरा ब्लॉक है इसका, तो आर्थो पर COOH, और सेकंड में आर्थो ब्लॉक है तो पैरा पर COOH। हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। एंड बात करते हैं रीमर-टीमन, महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो आई होप ये आपने कर लिया होगा। हम होमवर्क जो करेंगे मेरे भाई वो है रीमर-टीमन रिएक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन में पैरा सब्स्टिट्यूटेड है, तो कोई भी बता दे कि आंसर आर्थो ही बनाना पड़ेगा। आर्थो पर CHO लगा दिया। सेकंड में आर्थो ब्लॉक है तो पैरा बनाना पड़ेगा, सिंपल है ना, CHO। थर्ड में एक ही पोजीशन दिख रही है आपको, आप देख सकते हैं, थर्ड में एक ही पोजीशन दिख रही है आपको, वो आर्थो पर CHO लग जाएगा। फोर्थ में ध्यान दीजिए, फोर्थ में हमने लिखा भी था कॉपी में, अगर एक आर्थो और एक आर्थो ब्लॉक हो जाता है तो फिर अब एक आर्थो बचा और एक पैरा बचा, तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर वाला पॉइंट हट गया है। अब रिपल्सन की वजह से पैरा वाला मेजर बन जाएगा। तो अगर हम फोर्थ की बात करें, OH मिथाइल, तो ये आंसर आपका मेजर है, ठीक है। चले नेक्स्ट। फिफ्थ में फिर से सेम, एक आर्थो ब्लॉक है तो OH का पैरा, ये आप देख सकते हैं मेरे भाई। 6 महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन था। 7, 8 हम एक्चुअली तीनों कर चुके हैं, लेकिन आप जरूर जानना चाहेंगे कि 7th में एबनॉर्मल कैसे हुआ और 8th में एबनॉर्मल कैसे हुआ, ठीक है। तो 6th का तो आपने ट्राई किया था, 6 का, हाँ बोलो। एक काम करता हूं मैं, 6, 7, 8 तीनों में मैं आपको आइडिया देता हूं कि किस तरीके से एबनॉर्मल प्रोडक्ट बनी है, ये हटा रहा हूं मैं। सारे लोग देखेंगे
6, 7, 8 एबनॉर्मल रीमर टीमन पर हम बात करेंगे। आइए, लेट्स टॉक अबाउट 6th क्वेश्चन। ये होमवर्क है आपका एबनॉर्मल रीमर टीमन वाला। तो इसमें अगर मैं 6 के सॉल्यूशन की बात करूं, ठीक है, तो एज ऑल वी नो फिनॉल है बेसिक मीडियम में। फिनॉल इन बेसिक मीडियम किस फॉर्म में रहेगा? फिनॉक्साइड। ओके, नाउ वी हैव CCl4। ओके, so the only possibility which we have is कि इसके आर्थो से कार्बन पर अटैक हो और एक Cl बाहर हो जाए। By this attack you would have double 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 and Cl and Cl, one more Cl, okay, 3 Cl। अब आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। अब बाहर का जो OH माइनस है वो एरोमेटाइज कर देगा बाय डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेट करेगा, H को लेगा, काफी एसिडिक H है, तो आपको मिल जाएगा O माइनस डबल 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 Cl Cl Cl। अब आपको वो पता है जो मैंने बताया था कि O माइनस इंटरनल साइट है न्यूक्लियोफिलिक, और भी साइट्स हैं, आर्थोसाइट्स, पैरासाइट्स, आपको जहां जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो आपको पता है ये इंटरनल साइट लीविंग ग्रुप को हटाएगा एंड यू वुड गेट लाइक दिस CCl Cl। ओके, सो OH माइनस वुड अटैक, OH माइनस अटैक करेगा और एरोमेटिसिटी वापस आ जाएगी, एरोमेटिसिटी वापस आ जाएगी। O माइनस डबल 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 CCl OH Cl। नाउ रिपीट द प्रोसेस, सेम प्रोसेस, ये इधर, ये इधर, ये इधर। तो मेरे भाई वुड हैव अगेन डबल बॉन्ड O, डबल 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 C OH एंड Cl। देख सकते हैं आप, एक Cl हटेगा तो ये बन जाएगा। अरे यार ये सब तो कर लोगे यार, ये तो आपका काम तो हो गया। ये एसिडिक H लेगा, ये एसिडिक H लेगा, सो दैट यू वुड गेट कि ये इधर आएगा, एरोमेटाइज वापस हो जाएगा। एंड नाउ यू वुड हैव O माइनस डबल 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 एंड इट वुड बी व्हाट COCl। एंड आई थिंक नाउ इट्स द easiest case। OH minus would attack again at this site। ये अब आपका पाई एंटी बॉन्डिंग वाला अटैक हो गया, तो आपको क्या मिल जाएगा? O माइनस डबल 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 C, O माइनस Cl एंड OH, एंड डेफिनेटली ये इसे हटा देगा। यू वुड गेट आंसर, आंसर आ जाएगा आपका O माइनस CO माइनस डबल बॉन्ड O। ओके, सो यहाँ चिलेशन एंजॉय कर रहा होगा, कौन था यहाँ? Na+ था, तो Na+ चिलेशन एंजॉय कर रहा होगा। एंड हमें पता है लास्ट स्टेप में हमें एसिडिफिकेशन करना ही पड़ेगा, तब जाकर हमें कहीं वो चीज मिलेगी। अगला वाला है 7th। अगर मैं 7th के सॉल्यूशन की बात करूं तो आपको पता है जब क्लोरोफॉर्म होता है तो आपको पता है हमें DCC मिलता है। वी ऑल नो DCC, CCl2 प्लस NaCl प्लस जल। तो हमारा एक्चुअल अटैकिंग रिजल्ट ये होता है DCC in case of chloroform। okay, so now what we have in 7th is a phenol substituted with each artho and para। बेसिक कंडीशन में ये क्या होगा? फिनॉक्साइड। अब यहां आपके मन में कई डाउट हो सकते हैं, हम हर डाउट की बात करने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए। नाउ लुक एट, ये आर्थो और ये पैरा तीनों पोजीशंस इलेक्ट्रॉन डेंस हैं। अब आपके पास जो DCC है, डाइक्लोरोकार्बीन, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आर्थो से भी दे सकता है, पैरा से भी दे सकता है।
बट हम देख सकते हैं कि आर्थो पर ऑलरेडी 3 ग्रुप्स अगल बगल हैं, 1 2 3, और एक और लगाना तो ये टफ होगा स्टीयरिक फैक्टर्स की वजह से। तो मेरे भाई इन रिलेटिव ऑफ ऑल द पोजीशंस ये रिलेटिवली इजी होगा फॉर अटैक। तो अगर ये अटैक होगा सो यू वुड हैव दिस वन CCl2 माइनस, लुक एट, ये होगा CCl2 माइनस। नाउ ये सिस्टम में जल से क्या ले लेगा, H। मेरे भाई ये इसका आंसर है। हालांकि अब जो आपका डाउट है सर एरोमेटिसिटी क्यों गायब कर दी, सर एरोमेटिसिटी क्यों गायब कर दी, मेरे भाई डोंट कंपेयर प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। लुक एट दिस, ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और ये एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है। तो मेरे भाई इस साइड को इस साइड से कंपेयर करें, इसकी एरोमेटिसिटी नहीं है लेकिन कम से कम ऑक्टेट तो सबका पूरा है ना, सबका ऑक्टेट पूरा है, यहां CCl2 का नहीं पूरा था, इसलिए रिएक्शन आगे आ जाती है और ये नॉन एरोमेटिक प्रोडक्ट आपको आंसर मिलता है। तो ये 7th 8th रिएक्शन को ध्यान से देखें सारे लोग। वी हैव 2 प्रोडक्ट्स, वन इज नॉर्मल, 5 की रिंग वाली नॉर्मल प्रोडक्ट है, और 6 की रिंग वाली प्रीडीन सेगमेंट जिसमें है वो अब नॉर्मल टाइप का प्रोडक्ट है। तो हम बात करेंगे सॉल्यूशन 7 के बाद सॉल्यूशन 8 की। सॉल्यूशन 8, ठीक है। सॉल्यूशन 8 में व्हाट इज बिलीव्ड, ध्यान से सुनेंगे, मैं एबनॉर्मल का ही मैकेनिज्म बता रहा हूं। व्हाट इज बिलीव्ड कि ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है, पहली बात बेसिक कंडीशन में ये इस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। नाउ द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कि इस पे अटैक करेगा DCC। व्हाट इज बिलीव्ड कि CCl2 अगर सिंगलेट, आपने IUC में जरूर पढ़ा होगा, सिंगलेट कार्बीन अगर अटैक करता है तो मेरे भाई आपको मिलता है नॉर्मल आंसर। जो आपने अभी तक सिंगलेट ही अटैक कराया है आप चेक कर लेना, ये फॉर्माइलेशन कर देता है। सिंगलेट क्या होता है, सिंगलेट में एक ऑर्बिटल पूरा खाली होता है, ठीक है। जैसे मैंने ये खाली ऑर्बिटल बनाया था, यहां पे ये खाली होता है, जबकि दूसरा वाला प्रोडक्ट इट इज बिलीव्ड कि वो ट्रिपलेट कार्बीन से आता है। एंड ट्रिपलेट कार्बीन जो होती है, लुक एट दिस, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड कोई भी ऑर्बिटल एग्जैक्टली खाली नहीं होता। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक ये, तो ट्रिपलेट कार्बीन मोर लाइकली बिहेव्स लाइक अ रेडिकल, बेटर टू से बाय रेडिकल, क्योंकि इस पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये बाय रेडिकल की तरह माना जा सकता है। तो मेरे भाई इसके इस नेचर की वजह से वी कैन बिलीव दैट कि ये जो ट्रिपलेट कार्बीन है, देखिए अगर इसके पास कोई खाली ऑर्बिटल होता, खाली, तो सीधा ये इलेक्ट्रॉन लेता जैसे पहले भी ले रहा था, बट ड्यू टू हैविंग अ ट्रिपलेट सेगमेंट इन इट, ये क्या करेगा, ये एक पाई बॉन्ड पर इंसर्ट कर जाएगा। अब जरूर आपके दिमाग में होगा सर कैसे इंसर्ट किया, सुनो। वन ऑफ द पाई बॉन्ड वुड ब्रेक लाइक दिस रेडिकल्स में, एंड वी ऑलरेडी हैव रेडिकल्स हियर। तो मेरे भाई ये रेडिक डॉट डॉट बॉन्ड बना लेंगे इससे। सो लुक एट दिस, ये बन गया मेरे भाई इंसर्शन ऑफ DCC अक्रॉस पाई बॉन्ड, ठीक है। नाउ ऑल वी नो कि 3 की रिंग की बॉन्ड लीविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर सकती है, तो ये वाला सेगमेंट अगर लीविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा तो मेरे भाई N- इसे लात मार देगा। तो मेरे भाई यहां प्लस यहां माइनस, ये तो डबल हो गया, लेकिन यहां जो माइनस आएगा इस जगह पर, वो माइनस सर्टेनली एक Cl को लात मारकर निकाल देगा। अब अगर ऐसा हुआ, ये बॉन्ड टूट चुकी है, तो आप देख सकते हैं ये रिंग 6 की बन गई है, ये रिंग 6 की बन गई है और एक Cl उस पर
बाकी रह जाएगा। ये हैं रीमर टीमन एबनॉर्मल के 3 क्वेश्चन 6, 7, 8। ठीक है, चलिए मैं 5 मिनट और बात करूंगा एरोमेटिक की। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उस पर मैं करूंगा बात। ठीक है, फिर आपके पास है डीपीपी नंबर 33, उसमें नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन का पार्ट है। डीपीपी नंबर 33 इज अ कंप्लीटली थियोरेटिकल डीपीपी। देयर इज नथिंग टू सॉल्व इन दैट डीपीपी। वो उसमें जो कंटेंट है वो एरोमेटिक कंटेंट ही है, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन है। तो मैं चाहूंगा कि वो आप अपनी थ्योरी कॉपी में लगा लें, लिख भी लें, एक बार लिख भी लें उसे पूरा। वो इंपॉर्टेंट कंटेंट है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दैट्स व्हाई वो मैंने रिटन पार्ट में आपको दे दिया, ये मैं हटा रहा हूं। ठीक है, या फिनॉल की रिएक्शंस में कुछ रिएक्शंस हटा देते हैं यार एक बार इसे। चलिए मेरे भाई, फिनॉल और एरोमेटिक में अगर देखा जाए तो 1-2 रिएक्शंस और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लाइक वन ऑफ द रिएक्शन इज रिडक्शन ऑफ फिनॉल। रिडक्शन ऑफ फिनॉल, सो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ना भूल पाएंगे वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फिनॉल पर जब हम जिंक डस्ट डालते हैं, फिनॉल पर जब हम जिंक डस्ट डालते हैं, आप याद करो जिंक इससे पहले आपने ओजोनोलिसिस में यूज किया था, और ओजोनोलिसिस में जिंक ऑक्सीजन लेकर भाग जाता था, H2O2 वाला, याद है? तो यहां पर भी वो यही काम करेगा, एंड यू वुड गेट बेंजीन along with zinc oxide. It's a most important reaction, ये बहुत पूछा जाता है। एंड मेरे भाई अगर हम बात करें तो वन ऑफ द रिएक्शन इज रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। जैसा मैंने अभी बोला, डिटेल में आपको उसमें मिल ही जाएगा। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, ओके, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन की अगर हम बात करें तो मेरे भाई इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है एसिडिक मीडियम रिडक्शन, SnHCl, या कई बार FeSCl लेते हैं। टिन के साथ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या आयरन के साथ। मेरे भाई NO2 जो है इट गेट्स रिड्यूस्ड इनटू NH2। बहुत इंपॉर्टेंट, 2-4 हजार बार मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। एक ऐसा सेगमेंट इसी में आता है रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन में, ये डीपीपी 33 में है भैया, टेंशन मत लेना, मैं यहां भी करा दे रहा हूं आपको। ठीक है, यहां भी करा दे रहा हूं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैं चाहूंगा कि आप सारे लोग देखें। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये है सेलेक्टिव रिडक्शन। मेरे भाई आपको पता है कोई भी चीज सेलेक्टिव हो, अगर कोई रिएक्शन सेलेक्टिविटी शो कर रहा है तो अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पर भी 2-4 हजार बार मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, करें। इन दिस रिडक्शन क्या होता है, सारे लोग ध्यान से सुने। इफ योर कंपाउंड कंटेन्स मोर देन 1 NO2, जैसे हमने यहां पर देखिए 2 NO2 लगाए हुए हैं, क्लियर। सो नाउ कोई भी सल्फर का कंपाउंड, सल्फाइड्स, ओके, इट मे बी अमोनियम सल्फाइड H4 होल ट्वाइस S, इन जनरल SX लिख दिया जाता है, इन जनरल SX लिख दिया जाता है। ठीक है, समटाइम्स इट इज रिटन एज अमोनिया डॉट H2S। ठीक है, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, NH4SH, देखो इसी को ऐसे लिख सकते हैं। ओके, सो दीज आर द सल्फाइड। अगर सल्फर कंपाउंड आ रहा है तो मेरे भाई ये एक NO2 को
रिड्यूस करता है लेकिन एक को नहीं करता। ये है सेलेक्टिव रिडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस में आया हुआ है। कई रिएक्शंस के बीच में ऐसा सल्फाइड कंपाउंड डाल देते हैं और उससे सेलेक्टिव रिडक्शन कराते हैं। चलिए देख लें ध्यान से इसे सारे के सारे। मेरे भाई हम यहां पर थोड़ी और बात करने वाले हैं, इसे जल्दी से लिख लें, इसे जल्दी से लिख लें, ठीक है। लिख लिया क्या आपने? हम यहां पर फिनॉल के कुछ टेस्ट भी करेंगे। एक हम कर चुके हैं अगर आपको याद हो, जिसमें वाइट प्रेसिपिटेट बनाया था ब्रोमीन वाटर वाला। फिनॉल का हमने एक टेस्ट किया था ब्रोमीन वाटर वाला, याद है आपको? ओके, तो मेरे भाई एक महा इंपॉर्टेंट चीज है, उसे आप लिख सकते हैं, वो है FeCl3 टेस्ट। FeCl3 टेस्ट फॉर फिनॉल, ठीक है। इस पर लगा लें मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको सीड्स मिल जाएंगी, उस सीड्स में भी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो कंटेंट होगा उसमें पूरा का पूरा आपको मिलेगा, ठीक है। चलें आगे करें। ओके, FeCl3 टेस्ट में क्या देखा गया है, अगर आपके एरोमेटिक सेगमेंट पे बेंजीन पर OH है, याद रखना OH डायरेक्ट जुड़ा होना चाहिए, OH डायरेक्ट जुड़ा होना चाहिए। इन दैट केस ध्यान से सुने, फिनॉल भी ये टेस्ट देता है और स्टेबल इनॉल्स ये भी ये टेस्ट देते हैं। तो फिनॉल हो या इनॉल हो मेरे भाई, हम डालते हैं जब इस पे FeCl3 तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। कैसा कंपाउंड बनता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। और मेरे भाई आप लोग ध्यान से देख लें, इस पर आपको कैसे कंफर्म होता है, यहां पर वॉयलेट कलर आता है, वॉयलेट कलर। वॉयलेट कलर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से आता है। तो अगर ये वॉयलेट कलर आ रहा है तो इट्स कंफर्म कि आपका जो सैंपल है वो फिनॉल या फिर इनॉल है। अब आप कहोगे कि सर ये स्टेबल क्या लगा दिया आपने। सुनो मेरे भाई, कल को अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ये कंपाउंड FeCl3 टेस्ट देता है और तुमने कहा कि ये तो इनॉल में भी रह सकता है, ये इनॉल में भी रह सकता है, तो कर देगा ना। एसीटोन कंपाउंड है और इसका इनॉल स्टेबल नहीं होता, ठीक है। तो मेरे भाई एक छोटी सी बात अगर यहां कर ली जाए लाइक दिस, कि ये जो है ये FeCl3 टेस्ट ये नेगेटिव है, ये नहीं देगा टेस्ट, ये FeCl3 टेस्ट नहीं देगा। अगर हम बात करते हैं इसके लिए, सारे लोग देखो, ठीक है, तो ये FeCl3 टेस्ट देगा क्योंकि इसका इनॉल याद करो इट वाज ऑलमोस्ट 100%, आई मीन 99.9, ये बहुत ज्यादा था। तो ये इसका इनॉल ज्यादा स्टेबल होता है, ये कंपाउंड मेनली इनॉल में एग्जिस्ट करता है। दैट्स व्हाई मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेस्ट पॉजिटिव है। एंड टॉकिंग अबाउट सिंपल कैटेगरी ऑफ फिनॉल, यू वुड गेट पॉजिटिव टेस्ट। FeCl3 वॉयलेट कलर कंपाउंड देगा, ठीक है। तो मेरे भाई इसी के साथ एरोमेटिक खत्म हो जाता है, ठीक है। चलिए इसे हटा देते हैं। ओके मेरे भाई, अब हम चालू करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत मजेदार चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर है। उससे क्वेश्चंस आते हैं, याद रखना, मेंस में भी आते हैं।
तो इसलिए एकदम ध्यान से करिएगा। चले चालू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। आ जाइए मेरे भाई, हमारा जो चैप्टर है वो है बायोमोलिक्यूल। क्लियर? बायोमोलिक्यूल चैप्टर में बेसिकली दो पार्ट हम पढ़ेंगे, दो पार्ट करके इसे पढ़ने वाले हैं। बायोमोलिक्यूल में हम पढ़ने वाले हैं पहले तो एमिनो एसिड्स के बारे में, एमिनो एसिड्स के बारे में, ठीक है। और दूसरा हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली एमिनो एसिड्स में आप किसके बारे में पढ़ रहे होते हैं आपको पता है? प्रोटीन्स, सही है, प्रोटीन्स के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं यहाँ पर। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो हम किसके बारे में पढ़ रहे होते हैं? सुगर्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, आर्बिनोज, जाइलोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज, देयर आर सो मैनी सुगर्स। और यहाँ हम अमीनो एसिड में प्रोटीन के बारे में धीरे धीरे करके प्रोटीन तक जाएंगे। यहाँ सुगर्स के बारे में पढ़ेंगे और सुगर्स के बारे में पढ़ने के बाद हम साथ में एन न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड्स, अरे पढ़ाए ना, आरएनए, डीएनए है। तो ये है इस चैप्टर का सेगमेंट। एक हमारा टॉपिक होगा अमीनो एसिड, जो हम आज चालू करेंगे। आज हम अमीनो एसिड चालू करेंगे, अमीनो एसिड खत्म होगा तो कार्बोहाइड्रेट चालू करेंगे, ठीक है। ये बायोमोलिक्यूल के अंदर ही है। सो लेट्स स्टार्ट इट विद अमीनो एसिड, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? अमीनो एसिड। मेरे भाई, इस नाम को सारे लोग दो बार पढ़ो जल्दी से। इस नाम को सारे लोग दो बार पढ़ो। ऐसा नहीं लगता क्या कि तुम एक फंक्शनल ग्रुप, एक बार एक कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप का नाम पढ़ रहे हो? चलो जरा जल्दी ध्यान से देखो, देखो देखो देखो। एमिनो, एमिनो, पीछे वाले कह रहे हैं ये तो उनकी कैटेगरी से मैच कर रहा है। आपकी कैटेगरी में के भी होता है, के भी होता है इधर, के, ये उससे अलग है। ये है एमिनो और आगे है एसिड। मेरे भाई, एमिनो एक एमीन ग्रुप को बता रहा है और एसिड एक दूसरे ग्रुप को बता रहा है, फंक्शनल ग्रुप को बता रहा है। तो क्या आप इतने से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि एमिनो एसिड ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं? एमिनो एसिड ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें दो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं, शॉर्ट में ए लिखते हैं, एमिनो एसिड, ठीक है। एमिनो एसिड्स are compounds which are mainly bifunctional। बायफंक्शनल, एक एक चीज पढ़ेंगे एकदम रिलैक्स होके। थोड़ा इजी टॉपिक है तो आराम आराम से 100% सीखेंगे इस टाइप, ठीक है। एमिनो एसिड्स आर कंपाउंड्स व्हिच आर मेनली बायफंक्शनल। तो कुछ एग्जांपल्स हो जाएं, कैसा रहेगा? ये हटाओ, थोड़ा और क्लियर लिखते हैं। एमिनो एसिड कंटेन्स, ये देखना, ये देखना, यूजुअली एमीन ग्रुप बेसिक होता है और एसिड तो एसिडिक ही होता है। यूजुअली एमिनो एसिड कंटेन्स यूजुअली, ध्यान से सुनना, वन एसिडिक, बोले तो COOH है ना, एंड वन बेसिक, वन बेसिक। यूजुअल बात है, थोड़ा सा चेंज भी मिल सकता है आपको NH2 में, NH2 में बेस में इससे और अच्छे बेसिस भी आ सकते हैं, धीरे धीरे देखेंगे। अमीनो एसिड कंटेन्स यूजुअली वन एसिडिक एंड वन बेसिक NH2 ग्रुप, ठीक है। आइए एक एग्जांपल हो जाए इसी बात पे, सारे लोग देखें। एग्जाम्पल जो है देख लें आप लोग, यहां पर दिख रहा है ना एग्जाम्पल, तो दिख रहा है ना आपको? अभी लिखा नहीं उसमें कुछ, अभी लिखेंगे। मेरे भाई अब आप देखो, अभी तक आपने क्या समझा? एक NH2, एक COOH। लाइक एक बंदा कह रहा सर ये देखो, ये NH2 है, ये COOH।
क्या ये अमीनो एसिड है? यस, इट्स अमीनो एसिड। यस, इट कंटेन्स वन अमीन ग्रुप, वन एसिड ग्रुप। अरे 2 NH2 हो तब भी अमीनो एसिड ही होगा ना। मैं यूजुअली बोल रहा हूं एक एक होता है, कम से कम एक होना चाहिए। आप एटलीस्ट लगा सकते हैं, एटलीस्ट, ठीक है। लेकिन हम ऐसे अमीनो एसिड को यहां नहीं पढ़ रहे होते हैं, हम ऐसे अमीनो एसिड्स को यहां नहीं पढ़ रहे होते हैं। एक्चुअली प्रोटीन्स में जो अमीनो एसिड्स इन्वॉल्व होते हैं उनमें एक खास चीज होती है, उनमें एक खास चीज होती है। सुनिए वो खास चीज क्या है। जिस कार्बन पर COOH होता है, जिस कार्बन पर COOH होता है, दरअसल अमीन ग्रुप उसी कार्बन पर होते हैं। प्रोटीन्स के अंदर जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो एक खास टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं, और वो खास टाइप होती है अल्फा अमीनो एसिड कैटेगरी। तो बेसिकली हम भी इस चैप्टर में अल्फा अमीनो एसिड को ही पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, यूजुअली नहीं, in this topic, in this chapter, we would study about alpha amino acids, अल्फा अमीनो एसिड्स। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, सारे लोग ध्यान से देखना। ये है CH2, ये है NH2 और ये है COOH। लीजिए आपकी आंखों के सामने पहला अल्फा अमीनो एसिड ये रहा, देख लें, ये पहला। पीछे वाले देख लो, पहला है ये देखो, चेक करो क्या ये अल्फा पर है, एसिड का ये अल्फा कार्बन, बिल्कुल ये अल्फा अमीनो एसिड है मेरे भाई। इसका नाम होता है ग्लाइसिन। क्या नाम होता है इसका? ग्लाइसिन। और शॉर्ट में हम इसे केवल GLY, ग्लाई बुलाते हैं, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन आप देख सकते हैं, ये एक अमीनो एसिड आपके आंखों के सामने। चलें और करें मेरे भाई, लुक एट दिस। ग्लाइसिन को ही ध्यान से देखते रहो, इसी में हल्का फुल्का चेंज करते रहेंगे। ये ग्लाइसिन का सेगमेंट है। अगर इसके अल्फा कार्बन का एक एच हटाकर मैं मिथाइल लगा दूं तो ये ग्रुप तो अल्फा पर ही, ये ग्रुप तो अल्फा पर ही, तो ये हो गया आपका अल्फा अमीनो एसिड, बट इसका नाम बदल गया, ये हो गया एलेनीन, ठीक है। और इसे शॉर्ट में हम लिखते हैं ALA, एलेनीन। ऐसे बहुत सारे बनाए जा सकते हैं मेरे भाई। एक और बात समझें इस बात को कि इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि ये प्राइमरी अमीन ही होगा, ये सेकेंडरी अमीन भी हो सकता है। ये ग्वानिडाइन, ये नाम आपने GOC में सुना होगा, ग्वानिडाइन बहुत बेसिक यूनिट होती है, वो भी हो सकता है। फिलहाल मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, एग्जांपल 3। लुक एट दिस कंपाउंड, इट्स अ साइक्लिक, एंड लुक अगेन एट अल्फा we have a secondary amine along with the acid and it is known as proline. It is known as proline. तो ये अमीनो एसिड्स की कुछ टाइप हैं, हल्की फुल्की इस पर बात की जा रही है। एक चर्चा आप जरूर कर सकते हैं कि सर एक ग्रुप एसिडिक है और एक ग्रुप बेसिक है, तो ये आपस में रिएक्शन क्यों नहीं कर लेते? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं एक काम करता हूं कि मैं इससे रिलेटेड भी आपको कुछ चीजें बताता हूं। अभी केवल हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, अभी हम केवल अमीनो एसिड को समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है भाई। ये हटा देता हूं यार, मैं एक बार देख लें, बहुत सिंपल सी चीज है, ये मैं हटा देता हूं, ठीक है। आइए
चलें, देखिए जो अभी आपने बात कही, एक ग्रुप एसिडिक है, एक ग्रुप बेसिक है, तो मेरे भाई इसीलिए अक्सर आप देखेंगे तो यह बात लिखी जाती है अमीनो एसिड्स, ये जो है अमीनो एसिड्स एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ ज्विटर आयंस, इसीलिए बोला जाता है इन फॉर्म ऑफ ज्विटर आयंस। ठीक है, अब आप कहोगे क्या मतलब है इसका, एग्जांपल ले लो। अभी अभी आपने ग्लाइसिन देखा था, ग्लाइसिन को यूजुअली इसीलिए इस ज्विटर आयन फॉर्म में रखते हैं। बेसिक ग्रुप प्रोटोनेट हो गया और एसिडिक ग्रुप डीप्रोटोनेट हो गया। लुक एट दिस, इट्स अ ग्लाइसिन एंड व्हाट इज ज्विटर आयन? ज्विटर आयन मीन्स अ सेगमेंट कंटेनिंग प्लस एंड माइनस इटसेल्फ। प्लस भी हो, उसी की सेगमेंट के किसी पार्ट में माइनस भी हो, तो इट इज योर ज्विटर आयन। एंड यू कैन हैव other amino acids like this alanine, it would be CH3, CH, NH3 plus, COO minus. ओके, एसिडिक साइड डिप्रोटोनेट हो गई है और बेसिक साइड प्रोटोनेट हो गई है। तो कई बार आप देखेंगे अमीनो एसिड आपको ऐसे लिखकर मिलेगा, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, पेन नहीं लेना, बहुत आसान। अगला जो पॉइंट आ रहा है बहुत हलवा पॉइंट है, तो वो मैं आपके सामने यहां लिखना चाहता हूं, और वो पॉइंट है मेरे भाई क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड्स को बेसिकली 3 चीजों के बिहाफ पर क्लासिफाई किया जाता है, तो मैं वो आपको बताता हूं कौन कौन से सेगमेंट्स हैं। ओके, ध्यान से देखें, ये आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान। ठीक है, सो फर्स्ट इज, आप देख सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ अकरेंस, ये अकर कैसे करते हैं। ओके, सो मैं यहां लिख सकता हूं विथ रिस्पेक्ट टू अकरेंस या ऑन बिहाफ ऑफ अकरेंस। ओके, और इस कैटेगरी में इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। देखिए, डेफिनेशंस आपको लिखनी है, इसलिए मैं यहां पर आपके लिए भी थोड़ा सा काम छोड़ रहा हूं। एक है नेचुरल एमिनो एसिड। नेचुरल एमिनो एसिड्स, आई थिंक इट्स द इजीएस्ट आपको लिखना है। एमिनो एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर इज नोन एज नेचुरल अमीनो एसिड्स। आईटी ने पूछा हुआ है नेचुरल एमिनो एसिड्स के बारे में क्वेश्चन, तो बिल्कुल यहां पर लिखा जा सकता है। बताइए क्या लिख सकते हैं? एमिनो एसिड, इज इट इन योर रेंज और नॉट? नहीं, ओके, नो इश्यू विद दैट। थोड़ा इधर आ जाते हैं। हाँ, ओके, तो लिख लेना यार, मेरे से क्या लिखवा रहे हो। नेचुरल अमीनो एसिड। एक और आएगा मेरे भाई, सिंथेटिक एमिनो एसिड। क्या बोलते हो? मैन मेड एमिनो एसिड्स। ठीक है, मैन मेड एमिनो एसिड। अगला क्या है? सेमी सिंथेटिक। समझ गए होगे? नेचुरल एंड मैन मेड एमिनो एसिड्स को लेकर नए एमिनो एसिड्स अगर हम बनाएं तो वो होंगे सेमी सिंथेटिक एमिनो एसिड्स। कितना आसान है यार। एमिनो एसिड्स which are obtained in nature and known as natural amino acids, synthetic amino acids which are man made amino acids, सेमी सिंथेटिक। एक उधर से लेके आओ बच्चों, तुम्हें बताएं, ये वाली कैटेगरी और हलवा है। ठीक है, ये है ऑन बिहाफ ऑफ रिक्वायरमेंट, ये थी ऑन बिहाफ ऑफ अकरेंस। ध्यान से सुनना, ऑन बिहाफ ऑफ रिक्वायरमेंट। सारे लोग देखना मेरे भाई। अब आप कहोगे किससे रिक्वायरमेंट है, क्यों रिक्वायरमेंट? साहब बताएंगे ना, टेंशन क्यों ले रहे हो मेरे भाई? आपको पता है एक बैलेंस डाइट करके चार्ट होता है कि भैया हर एक इंसान को ये डाइट लेनी चाहिए, तो इसमें सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन बॉडी के अंदर आएगा। ऐसा होता है ना। प्रोटीन खुद एक वर्ड से बना है, विच मीन्स वर्ड इज प्रोटियस।
and which means is a substance, a thing which is at top, which is at priority. तो प्रोटीन वर्ड का मतलब ही है कि ये प्रायर थिंग, प्रायोरिटी थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर? अब उस बैलेंस डाइट में क्या होता है वो आपको डायग्नोस करके देखा जाता है, आपको क्या चाहिए, किस चीज की रिक्वायरमेंट है आपके बॉडी को। कई ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं और आपकी बॉडी में वो सफिशिएंट अमाउंट में बन जाते हैं। ठीक है, बॉडी खुद उन्हें जनरेट कर लेती है। ये रिक्वायर्ड हैं लेकिन बॉडी के अंदर ही जनरेट हो जाते हैं। अगर बॉडी में जनरेट हो रहे हैं तो ये हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। इसे बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। सो फर्स्ट कैटेगरी इज, आई थिंक यू जस्ट गेट इट, नॉन एसेंशियल। ओके। सेकेंड इज जो हमारी बॉडी को चाहिए, हमारी बॉडी में बनते भी हैं लेकिन जिस अमाउंट में चाहिए उस अमाउंट में नहीं बनते, तो मेरे भाई फिर थोड़ा सा बाहर से लेना पड़ेगा जितने की कमी आ रही है। तो इट वुड बी सेमी एसेंशियल। सेमी एसेंशियल, अरे कोई चौथी का बच्चा भी सीख लेगा यार, इसमें कौन सा है। अगला समझी गए हो, जो हमारी बॉडी को चाहिए लेकिन बॉडी में नहीं बनते हैं तो उन्हें बाहर से लेना पड़ेगा। एंड दे आर व्हाट? एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ये 6 क्लासिफिकेशन हो गया मेरे भाई, 6 क्लासिफिकेशन। एंड थर्ड क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड क्लासिफिकेशन है आपका ऑन बिहाफ ऑफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, केमिकल नेचर। ऑन बिहाफ ऑफ केमिकल नेचर। क्लियर मेरे भाई? इस केस में भी आपको पता है 3 सेगमेंट्स बनाए जा सकते हैं। एक कैटेगरी है एसिडिक अमीनो एसिड, एक कैटेगरी है न्यूट्रल अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड, और एक कैटेगरी है मेरे भाई वो है बेसिक अमीनो एसिड। आई थिंक हर क्लासिफिकेशन ऑब्वियस क्लासिफिकेशन है, 3 मेरे ख्याल से आपको सबका मतलब पता है। तो मैं ये भी चाहूंगा कि आप हर एक क्लासिफिकेशन पॉइंट के लिए कम से कम 2 लाइनें जरूर लिखें। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, फर्स्ट कैटेगरी वाला लिख रहा हूं। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ, ऐसे थ्योरी कॉपी में सुंदर सुंदर बनाइएगा। ऑफ अकरेंस है ना, ओके, अकरेंस। ठीक है, तो अपने घर में अपनी थ्योरी कॉपी में एक बार तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट नेचुरल अमीनो एसिड, डेफिनेशन लिखिएगा। ठीक है, डेफिनेशन लिखिएगा। सेकंड में क्या लिखेंगे, सिंथेटिक, सही है, अमीनो एसिड। ठीक है, और इसके एक 2 एग्जाम्पल ढूंढ के लिखिएगा। कम से कम 2 एग्जाम्पल चाहिए। नेचुरल अमीनो एसिड के 2 एग्जाम्पल, सिंथेटिक के 2 ढूंढिएगा। इतना ढूंढते हैं, ये भी ढूंढ लीजिएगा। थर्ड है आपका सेमी सिंथेटिक अमीनो एसिड। ठीक है, तो मेरे भाई यहां 5 लाइन का गैप कर लें, बढ़ा लें, क्योंकि एग्जाम्पल भी लिखना है। 5 लाइन गैप, डेफिनेशन मैंने बता दी है आपको, सो आई डोंट थिंक कि आपको कोई इश्यू आएगा। 5 लाइन गैप, इनकी डेफिनेशन आपको आती है दोस्तों, डेफिनेशन आती है। आपको डेफिनेशन लिखकर 2 एग्जाम्पल लिखने हैं, बस इतना सा काम करना है। ठीक है मेरे भाई, अगला करें। अगला तो वही ऑन बिहाफ ऑफ रिक्वायरमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इसमें भी वही है, 3 पॉइंट्स में डाल दे रहा हूं। फोर्थ क्या हो जाएंगे, एसेंशियल से लिख लेते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है,
इसमें भी वही काम करना है, 2 लाइन में डेफिनेशन, 3 लाइन में 2 एग्जाम्पल, ठीक है। अगला क्या है, सेमी एसेंशियल। सेमी एसेंशियल डेफिनेशन लिखना है, हाँ, नालायकी मत करना। नॉन एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, ठीक है। मैं इधर का पोर्शन हटाता हूं। रही बात ये थर्ड वाली कैटेगरी, इसमें मैं आपको कुछ थोड़ा सा बताना चाहूंगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। एडवांस में क्वेश्चन आया है, यहां से एडवांस में इंटीजर टाइप बनकर आया हुआ है, इसलिए ध्यान से देखिए। चलिए, थर्ड वाला जो है वो मजेदार है, थोड़ा ज्यादा मजेदार है इनफैक्ट। आइए देखें क्या है। थर्ड कैटेगरी है ऑन बिहाफ ऑफ केमिकल नेचर। ये है ऑन बिहाफ ऑफ केमिकल नेचर, ठीक है। सारे लोग देखें, इसकी कैटेगरी भी आपको पता है। ये है आपका एसिडिक एमिनो एसिड। सारे लोग देखिएगा ध्यान से, 2 मिनट सुन लीजिए अपने आप। मेरे भाई आपको पता है कम से कम एक बेसिक ग्रुप, एक NH2 और एक एसिडिक ग्रुप COOH अल्फा पोजीशन पर होना ही चाहिए। अब इस मान लीजिए जैसे ये देखिए, ये NH2 है, ये COOH है। अब यार इस चेन में और NH2 भी आ सकते हैं या और बेसिक ग्रुप भी आ सकते हैं, और इस चेन में और एसिडिक ग्रुप भी आ सकते हैं। इतना होना कंपलसरी है। इसके बाद और NH2 या उससे ज्यादा बेसिक ग्रुप्स आ सकते हैं या और ज्यादा एसिडिक ग्रुप्स भी हो सकते हैं। क्लियर? तो कहीं ना कहीं एसिडिक एमिनो एसिड इस बात पर डिपेंड करेगा कि एमिनो एसिड के अंदर कितनी एसिडिक साइड्स हैं, कितने एसिडिक ग्रुप्स हैं और कितने बेसिक ग्रुप्स हैं। तो आप उसे एसिडिक कब बोलेंगे बताइए? चलिए मुंह खोलिए, बोलिए। व्हेन नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप्स, सही बात है, इन एमिनो एसिड इज हायर देन नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप्स इन एमिनो एसिड। आप समझ गए? हाँ, वेरी गुड। देन एमिनो एसिड इज नोन एज या क्लासिफाइड एज एसिडिक एमिनो एसिड। समझ लो दोस्तों, समझ लो, उसे एसिडिक एमिनो एसिड बोलता है। ठीक है, अभी हम करेंगे, एग्जांपल्स भी करेंगे, टेंशन मत लीजिए, देखते रहें इसे ध्यान से। मुद्दा दोस्तों बस इतना सा है कि कई बार इस चीज को लोग गलत प्रेडिक्ट कर लेते हैं, तो मैं अभी बताऊंगा गलत नहीं प्रेडिक्ट करना है। सुनो सुनो सारे सुनो, किस ग्रुप को एसिडिक मानोगे और किस ग्रुप को बेसिक मानोगे। सो इट्स अ वेरी ऑब्वियस, ऑल दोज ग्रुप्स which are equivalent to COOH or more acidic than it, जो COOH के बराबर एसिडिक हो या उससे ज्यादा एसिडिक हो, वही उन्हीं की वजह से उन्हीं को हम एसिडिक ग्रुप मानेंगे। सिमिलरली किन ग्रुप्स को बेसिक मानेंगे? ग्रुप्स which are equivalent to NH2 or more basic than NH2, उन्हीं को हम बेसिक ग्रुप्स मानेंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं यहां लिखा रहा हूं, groups which are equivalent or more acidic slash basic, सही बात है, then ध्यान से सुने, COOH NH2 रेस्पेक्टिवली। मेरी बात समझ गए क्या आप? सही है,
only considered to decide nature of amino acid, याद रखना, बहुत सिंपल सी बात है। आइए मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, लेकिन पहले मैं कुछ और डेफिनेशंस लिखूं। एसिडिक अमीनो एसिड लिखूं क्या, कुछ एग्जांपल्स? चलो चलो सारे देखो, ये है NH2, ये है COOH। अब मेरे भाई यहां आ गया COOH। आई डोंट थिंक कि आपको कोई इश्यू है, रत्ती भर भी इश्यू नहीं, अंधा भी बता दे यार। ये दो एसिडिक ग्रुप हैं, एक बेसिक ग्रुप है, तो ये एसिडिक अमीनो एसिड है। ओके, लुक एट दिस, दिस इज NH2, दिस इज COOH एंड दिस इज OH। ध्यान से सोचो, OH एसिड से ज्यादा एसिडिक नहीं है और OH NH2 से ज्यादा बेसिक भी नहीं है। क्या आप समझ गए? ये तो न्यूट्रल वाला है। हटाओ इसे, हटाओ हटाओ, भागो भागो। सही है ना भाई, वो एसिडिक वाला नहीं था। तो मैं यहां पर क्या एग्जांपल लिखूं, सब पता ही है तुम्हें यार। COOH, NH2, अरे मैं यही लगाऊंगा और क्या लगाऊंगा यार, ये एसिडिक अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। ETC। आइए सेकंड है मेरे भाई बेसिक अमीनो एसिड। आई थिंक बहुत आसान डेफिनेशन है। अब आपको बेसिक ग्रुप्स का नंबर ज्यादा करना है, ठीक है। व्हेन नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप्स in amino acid is higher than number of, क्या बोलते हो, बोल भी दो यार, एसिडिक ग्रुप्स, ठीक है। then amino acid is known as बेसिक अमीनो एसिड। आसान, हटा दें क्या, ये वाला हटा दें, साइड वाला ये हटा देते हैं भाई साहब। ये सब लिखना है आपको घर में अपने। आओ बेसिक के कुछ एग्जांपल्स हो जाएं इसी बात पे। एग्जांपल लाइक NH2, भाई NH2 तो ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ये बेसिक अमीनो एसिड है। 2 NH2 है यहां पर, सही है मेरे भाई। जरा ध्यान से देखिएगा इस ग्रुप को, NH2 COOH। आपको याद नहीं होगा, ये बहुत बेसिक सेगमेंट था, बहुत बेसिक, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ वाला था। गुआनिडाइन यूनिट, ये नाइट्रोजन बेसिक होता था, यहां पर लोन पेयर लोकलाइज्ड होता था और इसका कंजुगेट एसिड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता था। तो ये भी बेसिक अमीनो एसिड है। यहां बेसिक यूनिट्स 2 हो गई, 1 एंड 2, एसिड से ज्यादा हो गई। दिस इज बेसिक अमीनो एसिड। टॉकिंग अबाउट थर्ड, दैट इज न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। क्लियर? न्यूट्रल अमीनो एसिड्स मेरे भाई समझ गए, बराबर नंबर ऑफ साइट्स। हाँ, तो बताइए क्या लिखेंगे? व्हेन नंबर ऑफ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप्स इन अमीनो एसिड इज सेम। सही बात है। It is classified as neutral amino acid. मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, कुछ एग्जांपल्स हो जाएं इसी बात पे। ग्लाइसिन आपका न्यूट्रल था, जो आपने शुरू में पढ़ा था।
एलेनिन आपका न्यूट्रल था, सही है या नहीं? तो दो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स आपके सामने हैं। अब देखने वाली बात तो ये है दोस्त, NH2COOH, अगर एक OH भी होता तो ये किसी भी टाइप से एसिडिक या बेसिक नेचर क्रिएट नहीं कर पाता, क्योंकि ना तो ये NH2 से ज्यादा बेसिक है, ना ही ये COOH से ज्यादा एसिडिक है, तो ये न्यूट्रल अमीनो एसिड कैटेगरी में ही रहेगा। वन मोर, C डबल बॉन्डो NH2 एमाइड्स, NH2 okay and COOH. Look at carefully. Again there is a amide group, acid amide. एसिड एमाइड ना तो NH2 से ज्यादा बेसिक है और ना COOH से ज्यादा एसिडिक है, तो ये सारे के सारे न्यूट्रल कैटेगरी में होंगे, ये सारे के सारे न्यूट्रल एमिनो एसिड कैटेगरी में होंगे। इवन फिनॉल भी आ गया, अगर इसके एक सेगमेंट में फिनॉलिक सेगमेंट आ गया तो भी देखें वो COOH से ज्यादा एसिडिक नहीं है और NH2 से ज्यादा बेसिक नहीं। तो ये क्लासिफिकेशन हमने अभी अभी अमीनो एसिड का किया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है वो सुनिए, हटा रहा हूं मैं। मेरे भाई आपको बायोमोलिक्यूल की सीट मिलेगी, उस सीट में पूरी थ्योरी ये लिखी हुई है, बट स्टिल मैं चाहता हूं कि ये थ्योरी आप जैसे मैं बता रहा हूं आप थ्योरी कॉपी में अपने हाथ से लिखें, ठीक है। तो उस थ्योरी के सेकंड और थर्ड पेज पर एक टेबल बनी हुई है, ठीक है, और उस टेबल में अमीनो एसिड्स लिखे हुए हैं। टेबल बनी हुई है, उसमें अमीनो एसिड्स लिखे हैं, दे आर अराउंड 18 और 19 अमीनो एसिड्स हैं, न्यूट्रल भी हैं, एसिडिक भी हैं, बेसिक भी हैं। ये जो भी अमीनो एसिड्स हैं आप दो दो अमीनो एसिड करके, दो चार तो याद हो गए आपको, तीन तीन अमीनो एसिड करके इनके स्ट्रक्चर को याद करेंगे। अल्फा अमीनो एसिड वाला सेगमेंट कॉमन है, उसके अलावा वेरी करता है, तो ये आपका काम है। इसे थ्योरी कॉपी में वो पूरी टेबल बनानी भी है और अगली क्लास तक कम से कम आपको 6 से 7 अमीनो एसिड अच्छी तरीके से पता हो उनके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। उस टेबल में आखिरी में कुछ वैल्यूज भी हैं, वो वैल्यूज आप लिख लें, लेकिन उस वैल्यूज को लेकर टेंशन ना करें, वो वैल्यूज मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा क्या है और उन्हें हम कैसे करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये लास्ट चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, आराम से हो जाएगा, टेंशन मत लें। आज के लिए इतना ही।